दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा यूजीसी नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के प्रमुख विचारों तथा सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज्य तथा सर्वोदय में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? तो सर्वोदय को माना जाता है। किसने कहा है उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो यह कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो यह कथन मनुस्मृति में कहा गया है। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो प्रसिद्ध विचारक बारकर महोदय का यह कथन है। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रांसिस फुकुयामा का है। आगे देखते हैं, जीन फ्रांसवा, लुई टार्ड, मिशेल फुको, रिचर्ड रोटरी तथा हर्बर्ट मार्क्यूज में से उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज उत्तर आधुनिक विचारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। गांधी जी किस में विश्वास करते थे? तो गांधी जी साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, इस अवधारणा में विश्वास करते हैं। और गांधी जी की विचारधारा को अराजकतावादी विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किसने किया था? तो रजनी कोठारी ने किया था। भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था, तो मॉरिस जोन्स ने उपलब्ध कराया था। आगे देखते हैं, यह कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस हानिकारक है। तो ये कथन वेबर महोदय का है। अब कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है, गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तर्क है, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो साथियों इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व पाया जाता है। गांधी ने स्वयं को क्या बताया था? तो गांधी ने स्वयं को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी बताया था। उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है न कि प्रतिक्रिया, संभव है कि ना कि संरक्षण, सुधार है ना कि प्रतिसुधार, यह कथन किसका है? तो यह कथन डेविड स्टन महोदय का है। आगे देखते हैं, इसमें हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन डेविड स्टन का है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की महोदय का है। मनु ने मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत तथा शक्ति सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो भारतीय विचारक मनु ने मंडल सिद्धांत तथा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से भी कभी सही नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का है। गांधीवादी विचारों में निम्न संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं: श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय का है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक तथा सुधारात्मक में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है?
तो वितरणात्मक जो है वो दंड का एक सिद्धांत नहीं है। आधुनिक विधिशास्त्री दंड के निम्न 4 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। पहला है प्रतिशोधात्मक, दूसरा है प्रतिरोधात्मक, तीसरा है अवरोधक और चौथा है सुधारात्मक। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक तथा फिरोज शाह मेहता में से कौन उदारवादी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है उदारवादी नेताओं के अंतर्गत नहीं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य, मनु, नारद तथा शुक्र में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो मनु है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मनु स्मृति है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। मनु के अनुसार राजा, पुरोहित, अमात्य तथा कोष में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो पुरोहित को मनु ने राज्य का अंग नहीं माना है। कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो मॉरिस जोन्स करते हैं। आगे देखते हैं, सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोष, मित्र एवं बल तथा मित्र एवं कोष में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सामंत एवं गुरुकुल जो हैं ये सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? तो 2 सिद्धांत प्रतिपादित है। एक तो दैवीय सिद्धांत, दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने सप्तांग का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। शुक्र, कामंदक, सोमदेव तथा वात व्याधि में से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो वात व्याधि जो है वो अर्थशास्त्री परंपरा के चिंतकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मनु का है। आगे है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? तो हिंसक कार्य जो है गांधी जी के सत्याग्रह के साधनों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सभी गांधीवादी दर्शन से संबंधित हैं। न्यायशीलता, जिसे ट्रस्टीशिप के नाम से जानते हैं, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, ये गांधी जी के दर्शन से संबंधित प्रमुख विचारधाराएं हैं। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में नीति, धर्म, मानवता तथा सत्ता में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सत्ता इसके अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किस विचारधारा के निकट थे? तो दार्शनिक अराजकतावादी विचारधारा के निकट थे। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। किसने कहा है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा है। गांधी जी की दार्शनिक अराजकतावाद किसके विचारों से प्रेरित था? तो लियो टॉलस्टॉय के विचारों से प्रेरित था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है, नेहरू, गांधी जी, अंबेडकर तथा पटेल किसने सत्याग्रह अपनाया है? तो गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया है। वर्ष 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी जी का है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम फीनिक्स था। किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो ये M.K. गांधी का है। अब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण है, उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो उत्तर है A तथा R दोनों सही हैं और A की सही व्याख्या R के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो समग्र क्रांति के विचार से। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो संपूर्ण क्रांति के अवधारणा के प्रतिपादक थे। किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षण प्रमुख हैं। यह निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोरों का शस्त्र नहीं है, यह जन सहभागिता का साधन है।
अगला प्रश्न है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसी को ट्रस्टीशिप भी नाम से भी जाना जाता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास यानी ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रोफेसर बारकर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। इसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन के शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकिलबेल ने इस प्रकार लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से होता है या हुआ है। अगला है, महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया। तो महात्मा गांधी ने साधनों की विशुद्धता पर विश्वास किया है। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार बीज और वृक्ष में संबंध है, उसी प्रकार साधन और साध्य में संबंध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित वाक्य सही हैं। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसके हृदय को जीत लेना है। आगे देखते हैं, गांधी ने अपने विचारों को पंथवाद, रूढ़ तथा प्रयोग में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो गांधी जी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया है। गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो मूल शिक्षा के द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो न्यासधारिता यानी प्रन्यास का किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? वैलेंटाइन चिरोल ने दी है। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया है? तो ये तिलक ने दिया है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से कौन अतिवादी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी नहीं थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो अवार्डी अधिवेशन 1955 में। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन हल्जबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डेविड एप्टर के अनुसार संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद तथा एक सदनवाद में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद नहीं है। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। तो यह कथन अरस्तु महोदय का है और जो मानते हैं कि असमानता जो है वो प्राकृतिक है। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी थे, क्योंकि गांधी राज्य के विरोधी थे। वह मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान ही एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वह दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते हैं, अतः उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है। और गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो नाइवहर ने दी है। मुनो के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक, ये 3 कार्य जो हैं स्टाफ के माने गए हैं। किसका कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। तो यह कथन लास्की महोदय का है। अगला प्रश्न है, मार्टिन कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी। तो उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की कल्पना नहीं की थी। चौकम्भा राज्य किसे संबंधित है? तो राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाज की 4 परतें कौन कौन सी हैं? तो गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र हैं।
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो आमंड और पावेल के नाम से जुड़ा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रेबियल आमंड है। अगला प्रश्न है, आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, तो प्रजातीय संरचनाएं उसमें नहीं सम्मिलित हैं। एल्टन म्यू, बर्नार्ड मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर में से किससे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। हाब्स, थुसिडाइडस, कांट तथा मैकियावेली में से कौन यथार्थवादी नहीं था? तो मैकियावेली यथार्थवादी नहीं था। किसने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है? तो फ्रांसिस बेकिन ने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। शासकीय विचारधारा की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो मोस्का ने शासकीय विचारधारा की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। हाब्सबर्ग, रूसो तथा ग्रीन में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत अथवा तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो यह कथन हाब्स महोदय का है। सेबाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक है, तो हाब्स है, को मानता है। अगला प्रश्न है, एरिक फ्राम, मार्क्यूज, ग्राम्सी तथा हेबरमास में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ग्राम्सी ने किया है। लासबेल व मोस्का का संबंध किससे है? तो अभिजन वर्ग सिद्धांत से है। सत्य के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है, यह कथन लासबेल महोदय का है। शांति पर्व अध्याय है, तो शांति पर्व भारत के महाकाव्य महाभारत का अध्याय है और आप सभी लोग जानते हैं महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो मंत्रियों की अनिश्चित संख्या बताई गई है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो मनुस्मृति के अनुसार राज्य का स्वरूप सायवी है। मनु किस परंपरा के चिंतक थे? तो धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक माने जाते हैं। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो मैकियावेली से। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या प्रस्तुत करता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सरकार की कला और राज्य के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल अधिकरण कितने हैं? तो कुल अधिकरण 15 हैं। कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य ने स्वामी शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो योग्यता ही उनकी नियुक्ति का आधार था। वार्ता, आन्वीक्षिकी, निरुक्त तथा त्रयी में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो निरुक्त जो है वो नहीं सम्मिलित है। किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित था? तो ए.एस. अल्टिकर ने माना है। कौटिल्य के अनुसार सेना, स्वामी, अमात्य तथा मित्र में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो सेना जो है राज्य का अंग नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है विधि को लागू करना। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो मैकियावेली से की गई है। और कौटिल्य किसका समर्थक था? तो कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व हैं और इसी को सिद्ध करने के लिए उसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य ने राजा शब्द के लिए स्वामी का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में राज्यों की संख्या 12 है। कौटिल्य ने के मंडल में कितने राजा सम्मिलित हैं? तो 12 राज्य सम्मिलित हैं, तो 12 राजा भी सम्मिलित होंगे। अब आगे देखते हैं, कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो ऑस्टिन महोदय ने दी है। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ये भी ऑस्टिन महोदय ने ही परिभाषित किया है। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा है? तो ये कहा ऑस्टिन महोदय ने कहा है। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्पेंसर का है। और आप सभी लोग जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों के अंतर्गत माना जाता है। किसको कानून के समादेश सिद्धांत
यानी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है, तो जॉन स्टिन को कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ऑस्टिन महोदय का है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप सभी लोगों के साथ भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के प्रमुख सिद्धांतों और उनके विचारों को वन लाइनर रिवीजन नोट्स के प्रश्नों के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। अगला पार्ट आप सभी लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।